resistivity of specific resistance. डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर आपके लिए स्पेशली मैंने दोबारा से कुछ बच्चों ने डिमांड की कि सर इसको थोड़ा और डिटेल समझाइए, क्योंकि पहले आपने बता दिया रेजिस्टेंस इज proportional to the length and resistance is inversely proportional to the area of the cross section. तो R equal to rho L upon A मैंने बताया, मेरे को भी अच्छा लगा क्योंकि रेजिस्टिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो सीधी बात, नो फिल इन द ब्लैंक, स्टार्ट। रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। R इक्वल टू रो L अपॉन A, आपको ये बताया था मैंने, जैसे कि ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ है एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, याद है, एंड R is equal to rho L upon A, rho constant of proportionality हमने लिया था। तो स्टूडेंट्स, अगर हम रो निकालेंगे तो इसको क्रॉस कर देंगे तो ये बन जाएगा RA अपॉन L। अब मैं आपको ना एक डेफिनेशन डिफाइन करना सिखाता हूं। मेरे गुरुजी प्रोफेसर सुरेंद्र लाल, ऑथर ऑफ प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स, अगर आप YouTube में जाएंगे तो माई इंस्पिरेशन में उनका वीडियो मैसेज मिलेगा, बहुत सारे लोगों का मैसेज मिलेगा आपको, आप देखना फिर बताना। तो वो बोला करते हैं कि हाउ वी डिफाइन न्यूमेरिकली, सी रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, इफ वी टेक a equal to 1 unit, L equal to 1 unit, then rho is equal to R, means resistivity of a material. What I am saying? I am saying that resistivity of a material is the resistance offered by a conductor of that material having unit length, unit area of cross section. मीन्स आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये कितना हमें हेल्प कर जाता है ये बोर्ड। ये देखिए, ये इफ वी टेक A इक्वल टू 1 यूनिट, L इक्वल टू 1 यूनिट, देन रो इज इक्वल टू R। न्यूमेरिकली हम इसको बोलते हैं, न्यूमेरिकली रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर of that material having unit length and unit area of cross section. You understand? मतलब किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो बेसिकली न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस। अगर इसका लेंथ 1 हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट यानी कि 1 हो, मींस 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट हो, तो रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस। ये आपके सामने मैंने रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिफाइन कर दिया और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ भी आ गया होगा कि रेजिस्टिविटी ऑफ a material, aluminum, copper, anything, is the resistance offered by a conductor of that material having unit length and unit area of cross section. Now dear students, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं कि जो रेजिस्टिविटी है, मैंने टाइम बचाने के लिए ना पहले लिखा सो दैट मैं आपको एक्सप्लेन ज़्यादा करूं। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पॉज करके भी नोट कर सकते हो, ये सही डायमेंशन है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर
does not depend upon its length. रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करती. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स लेंथ. ना ही रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है, बाद में बताते हैं, है ना. चल बता देता हूं. टेम्परेचर एंड नेचर आ रहा हूं उस पे. तो रेजिस्टिविटी of thick and thin wires of the same material, say copper, have same resistivity. Means अगर आपके पास कॉपर की एक पतली सी तार है, वायर है, या उसका सिलेंडर है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी. Is it clear? It is very simple, dear students. It's not a rocket science which I am telling you. It's not difficult. Resistivity does not depend upon length of the conductor. Resistivity does not depend upon the area of cross section of the conductor. So for same material, thin wire or thick wire, resistivity is always same. ये हमेशा सेम रहती है, ये चेंज नहीं करती. अब डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, ये टॉपिक. डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. Direct formula, ρ2, that is the resistivity at the temperature T2, ρ1, that is the resistivity at temperature T1. ρ2 is equal to ρ1 1 plus alpha T2 minus T1. Means ρ2 ρ1 1 plus alpha T2 minus T1. अब आप पूछेंगे सर ये अल्फा क्या है? अल्फा को हम लेते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट. जब मैं 10th में पढ़ता था तो मुझे कोएफिशिएंट का मीनिंग नहीं पता लगता था, और हम लोग टीचर से पूछते भी नहीं थे, थोड़ा सा शाय फील करते थे. सर से पूछते तो शाय फील करते थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में. अब यहाँ तो YouTube पे मैं और आप ही हैं, और तो कोई है ही नहीं, ठीक है ना. तो मैं आपके लिए स्पेशल हूँ. कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो मल्टीप्लाई हो, जैसे 2x, तो 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. 3x स्क्वायर, 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट देखिए, ये मल्टीपल है ना ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी का ये क्या है स्टूडेंट्स? टेम्परेचर कोएफिशिएंट. अब फॉर एलॉयज, एलॉयज के लिए अल्फा है 0. अब आप पूछते होंगे सर ये एलॉयज क्या होते हैं? वेल, एलॉयज होते हैं व्हेन डिफरेंट मेटल्स इन पर्टिकुलर प्रोपोर्शंस हम लोग कंबाइन करते हैं. जैसे सिनम, कोबाल्ट, आयरन, निकल, मैंगनीज, इसको बोलते हैं मैंगानिन. कोबाल्ट, आयरन, निकल, मैंगनीज, ये है एलॉय. दिस सिनम, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैंगानिन. इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये जो स्टील होता है, इसमें ये भी एलॉय है. स्टील इज नॉट ए मेटल, इट्स एन एलॉय. तो एलॉयज के लिए अल्फा क्या है? 0. शायद आपने सुना होगा कुछ लोग गाड़ियों में एलॉयज डलवाते हैं. एलॉयज गर्म नहीं होते जल्दी जल्दी, ओके, इसलिए एलॉयज गर्म नहीं होते, तो टायर की लाइफ बढ़ जाती है.
लेकिन अलॉय जब ब्रेक करता है तो फिर वो कैनॉट, इट्स नॉट दैट मच मैलिएबल एंड डक्टाइल, तो ये ब्रेक भी ब्रिटल भी है। एनीवे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हर चीज़ के होते हैं। फॉर मेटल्स अल्फा इज पॉजिटिव। अगर आप मेटल की बात करेंगे तो अल्फा क्या है? पॉजिटिव। एंड फॉर इंसुलेटर्स अल्फा इज नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने रेजिस्टिविटी के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर दिया। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर हमें रेजिस्टिविटी थोड़ा एक बार फिर से बता दो। ये 10th लेवल वाली रेजिस्टिविटी मैंने बताई है। अगर ये +2 होती तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चली जाती। ये सिर्फ 10th वालों को। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 10th स्टूडेंट्स, आपका इंटरेस्ट अभी बनेगा कि आपने साइंस लेनी है, आर्ट्स लेना, कॉमर्स लेना है। तो वो जो इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है। अगर मैं फिज़िक्स में आपका इंटरेस्ट डालने में कामयाब हो जाता हूँ तो हो सकता है आप 11th एंड 12th में फिज़िक्स सेलेक्ट कर लें। गॉट इट? तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि मैं आपको बहुत दिल से समझाऊं हर चीज़, हार्डली मैटर्स। आप आर्ट्स लेते हो, कॉमर्स लेते हो, साइंस लेते हो, बट सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट तो आना चाहिए। तो मैंने कुछ बताने की कोशिश की। 10th में थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगा दिया मैंने, बट आपको मुझे यकीन है कि समझ आ गया होगा। जो बच्चे ये वीडियो देखते हैं वो ज़रूर बताया करें भाई, एक वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, अपना टाइम देना पड़ता है, आपको नहीं मालूम, बहुत मेहनत लगती है। एनीवे, तो मैं तो जब पिक्चरें देखता था मैं बोलता था क्या बकवास पिक्चर है यार, नहीं है। अब मैं कभी नहीं बोलता। मुझे पता लग गया कि सिनेमा इज़ वेरी टफ जॉब। जो पर्टिकुलरली जो उसमें एक्टर्स नहीं, जो उसमें प्रोडक्शन है, बहुत मेहनत होती है। तो मैं तो यहाँ आके लेक्चर दे जाता हूँ स्टूडियो में, लेकिन स्टूडियो में जो लोग मेहनत करते हैं कभी कभी 1-1.5 घंटा लगा देते हैं वो सेटअप करने में। एनीवे, कमिंग बैक, मेरा कंट्रीब्यूशन तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ पढ़ाया चला गया। तो ये रेजिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी ये 2 मैटर पे करती है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है। वो ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से ये क्लियर होता है। अब मेरे बच्चों, अब मैं यहां ना रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी लिखता हूं। अच्छा, जब आप बहुत अच्छे हो तो आप अच्छे का रेसिप्रोकल करोगे तो वो बहुत बुरे हो। आपको याद है मैंने बताया था कि R है रेजिस्टेंस और 1/R है कंडक्टेंस G। इसी तरह से रेसिप्रोकल ऑफ resistivity is conductivity, और इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो मैंने कम से कम आपके 15-20 मिनट बचा दिए, क्योंकि मैंने पहले इसको आके नोट किया, लिखा, क्योंकि मैं साथ साथ लिखता तो शायद आपका ज़्यादा टाइम लगता, क्योंकि ये एक रिपीट लेक्चर है, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। एक चीज़ और है, मैं अपनी क्लास में बहुत टू द पॉइंट रहता हूँ। मतलब कई बार बच्चे बोलते सर एक एनर्जी से पढ़ाएंगे कैसे, मैंने कहा डेमो दो, बोलता
स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा हूं रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी इज बेसिकली व्हाट आर रो इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस. R equal to rho L upon L equal to 1, A equal to 1, rho is numerically equal to resistance, then resistivity is numerically equal to the resistance having a unit area of cross section and a unit length. The reciprocal of resistance is conductance and the reciprocal of resistivity is conductivity, which is denoted by sigma. मैंने कहा भैया मैं यहाँ देवानंद या शत्रुघ्न सिन्हा या कुछ और थोड़ी बनने जा रहा हूँ. मुझे तो बच्चों को फिजिक्स टीच करनी है ताकि उनको समझ आए. अगर आपको ऐसा लगता है पढ़ना अच्छा तो बोल देना कमेंट में, हम करवा देंगे. एनीवे, अब आगे चलें. अब आगे निकलते हैं एंड आपको मैं आप पॉज करके नोट कर दो. मैं पॉज के लिए टाइम देता हूँ. सो अब मैं आपको पॉज करने के बाद आगे लेके चलता हूँ. I'm making you to explain. एक बच्चा पूछता, सर ये रेजिस्टिविटी का बेनिफिट क्या है? What is the use of resistivity? इसका बेनिफिट क्या है? भाई बच्चा, जो रो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. तो आपने इलेक्ट्रिक बल्ब जो ग्लो करता है, इसका जो फिलामेंट है ना, वो होता है टंगस्टन फिलामेंट. टंगस्टन फिलामेंट. जो टंगस्टन फिलामेंट है वो किसका बना हुआ है? एलॉय का बना हुआ है. अब इसमें टंगस्टन फिलामेंट का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये कोई नॉलेज वाली बात नहीं, ये तो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जो टंगस्टन फिलामेंट है दैट इज 3380 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका मेल्टिंग पॉइंट है. तो ये बर्न नहीं करता बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है. तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं. आपको हैरानी होगी, जहां बल्ब फर्स्ट टाइम बना था वो अभी तक ग्लो कर रहा है, अभी तक ऑन है. कैसा लग रहा है? लोग पता नहीं क्यों बोल देते हैं फिजिक्स बड़ी मुश्किल है यार, ऐसे बोल देते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में. अरे चलो फिजिक्स ना कहीं डूब जाए. अब आपको एक और इसकी खासियत बताता हूं. आप सर्दियों में नहाते हैं. अब आप बोलेंगे सर अगली बार गा के पढ़ाना. आपने देखा होगा सर्दियों में हीटर होते हैं और गीजर्स होते हैं. जो हीटर और गीजर है ना जी, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और इसमें नाइक्रोम होता है. नाइक्रोम एलॉय. नाइक्रोम एलॉय. अब ना क्रास्टी लेवल होता है बच्चों का कि सर नाइक्रोम में क्या क्या होगा. क्रोमियम, निकल. ठीक है, अब लिखो, नोट करो. तो राइट डाउन. नाइक्रोम is an alloy of chromium, Cr, nickel, Ni,
आयरन Fe, मैंगनीज Mn। तो ये सब का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड एन एलॉय विच इज निकल, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, इसको हम बोलते हैं नाइक्रोम एलॉय। होप इट इज क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, इनका जो टेम्परेचर होता है ना वो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? दैट इज 1500 सेंटीग्रेड। सिंपल। तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर रहेगा। हीटर गीजर्स में हम नाइक्रोम का एलिमेंट डालते हैं और जो हमारे पास बल्ब होता है उसमें टंगस्टन फिलामेंट हम डालते हैं। और वैसे भी स्टूडेंट्स, सिल्वर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई। अब हम रेजिस्टिविटी को थोड़ा लेके कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताते हैं, राइट? शॉर्टकट ट्रिक नंबर 1, इफ ए वायर, अगर हमारे पास कोई वायर है, उस वायर की लेंथ ओरिजिनल L है, उसको खींच के हम लोग n टाइम्स कर देते हैं, कीपिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट। जैसे आप चिंगम को पकड़ के खींचते हो, चिंगम की लेंथ L से NL कर दी, लेकिन उसमें और मटेरियल ऐड करना पड़ेगा ताकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई फर्क ना पड़े। तो L डैश विल बी इक्वल टू NL, तो इसका नया रेजिस्टेंस NR हो जाएगा। मींस अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस को आप कांस्टेंट रखते हो तो लेंथ n टाइम्स हो गई और रेजिस्टेंस भी n टाइम्स हो गया। अगर रेजिस्टेंस R है लेंथ L का तो वो n टाइम्स हो गया। होप इट इज क्लियर। अब अगर हम लेंथ को सेम रखें, और अगर हम लेंथ को सेम रखें, शॉर्टकट टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन n टाइम्स कर दें, मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा कर दें, तो क्या होगा? a डैश इक्वल टू NA। अब R डैश इज इक्वल टू RL अपॉन A डैश, यही लिखेंगे ना, R डैश इज इक्वल टू रो L अपॉन A डैश। तो A डैश का वैल्यू क्या है? NA। तो रो L अपॉन A, 1 अपॉन N बाहर निकाला, रो L अपॉन A इज R, तो R डैश इज इक्वल टू R बाय N। मीन्स रेजिस्टेंस 1 अपॉन N वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। मीन्स जितना बड़ा आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करते जाओगे, अगर लेंथ को सेम रखोगे तो रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज बाय 1 अपॉन N वैल्यू। होप इट इज क्लियर। नाउ द नेक्स्ट शॉर्टकट, shortcut 3, which is totally sponsored by resistivity. Shortcut 3, if length is increased to NL, मीन्स लेंथ हमने इंक्रीज कर दी, कितना? NL। जब लेंथ इंक्रीज करते NL और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
is decreased by a by n, तो a डैश इज इक्वल टू a बाय n, तो रेजिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, r डैश इज इक्वल टू रो l डैश अपॉन a डैश, r डैश इज इक्वल टू रो l डैश इज nl, a डैश इज a बाय n, तो r डैश इज इक्वल टू R dash is equal to rho into L upon A, n ऊपर चला गया, that is n square, तो R dash is equal to n square times R। तो ये कुछ शॉर्टकट्स मैंने बताए, अब आप इस पे न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, राइट। मैं न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखता हूँ, आप ट्राई करेंगे, फिर इसके आंसर आप मुझे कमेंट में डालना। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दूंगा, एक सॉल्व करके दूंगा, एक आपको असाइनमेंट, बस ज़्यादा नहीं, दो। Numerical 1, how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the filament of the bulb is 1200 ohm? How much current will an electric bulb How much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the filament of the bulb is 1200 ohm? एक हमारे पास बल्ब है, उसका फिलामेंट का रेजिस्टेंस 1200 ओम है, तो बताओ अगर हम 220 वोल्ट पे उसको यूज करते हैं तो कितना वो करंट विड्रॉ करेगा। लीजिए, वोल्टेज 220, रेजिस्टेंस 1200 ओम, ओम का ये सिंबल होता है I इक्वल टू V अपॉन R, बिकॉज V इक्वल टू IR, तो 220 अपॉन 1200 ये आया 0.183 एम्पियर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, ये होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं स्टूडेंट्स, देखते कितने लोग इसको सॉल्व करेंगे। ए कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज स्ट्रेस्ड टू डबल इट्स लेंथ। एक कॉपर की वायर है, उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, उसको डबल ऑफ द लेंथ स्ट्रेच कर दिया गया है। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, ये हमने निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, फिर इसका आंसर कमेंट में डाल सकते हो आप। कैसा लगा आपको ये एक लेक्चर? मैं हूँ गूगल प्रोफाइल विपिन शर्मा फिज़िक्स, आज ये बताना भूल गया था। तो मैं आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ और मेरा एक शौक़ है फ़िज़िक्स टीच करना। आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी क्या कोशिश है कि आप अपने स्कूल में जाके पढ़ें, उसके बाद खेलें, घर आएँ, बड़े से स्क्रीन के ऊपर यूट्यूब लगा के लेक्चर स्टडी करें। इससे बड़े बेनिफिट होते हैं, सेल्फ कंडीशनिंग हो गई, कॉन्फिडेंस बनता है और सेल्फ
सफिशिएंट होते हैं और आप खुद से रिस्पॉन्सिबल बनते हो, आपके रिफ्लेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बस भाषण दे दिया थोड़ा सा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। फिर अच्छा गोलू, गोलू आ जाएगा, आज नहीं आया, गर्मी है बहुत है ना शायद। थैंक यू। गोलू शिमला गया हुआ है। बाय।